नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। इससे पहले हम मराठा शासन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अब से हम जो है यहाँ से छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन को देखेंगे, जो 1884 में स्थापित होता है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत चलते रहता है या 1947 तक के ब्रिटिशों का शासन रहेगा। तो चलिए छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य का विलय कैसे हुआ, पहले उसकी पृष्ठभूमि यहाँ दिया गया है, उसे देख लेते हैं। इससे पहले जब हम मराठा शासन देखे थे उसमें भी इस पृष्ठभूमि के देखे हैं, तो उसी से संबंधित है। तो देखिए कैसे विलय हुआ उसका पृष्ठभूमि। तो 11 दिसंबर 1853 इस दिन क्या हुआ था, रघुजी तृतीय की निसंतान अवस्था में मृत्यु हो जाता है। तो अंतिम मराठा शासक थे रघुजी तृतीय, उनका मृत्यु हो जाता है 11 दिसंबर 1853 को और इनके कोई भी पुत्र नहीं होते हैं। उसके पश्चात देखिए 13 मार्च 1854, तो इस दिन जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होता है नागपुर। तो मराठों का साम्राज्य नागपुर में थे, तो नागपुर में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, यह डलहौजी लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स या जिसे हड़प की नीति कहते हैं, उसके तहत नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो देखिए नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया जाता है मिस्टर मिंसेल को। तो मिस्टर मिंसल ब्रिटिश अधिकारी होते हैं जो नागपुर राज्य के प्रथम कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। यह 13 मार्च 1854 की घटना है। उसके बाद देखिए 31 जनवरी 1855 को छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन के अंतर्गत जिलेदार व्यवस्था का अंत किया जाता है। तो जिलेदार व्यवस्था की शुरुआत जो है रघुजी तृतीय द्वारा प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ में शासन के लिए छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्ति किया जा रहा था रघुजी तृतीय द्वारा। अब यह जो है छत्तीसगढ़ से कब खत्म किया जाता है, 31 जनवरी 1855 को। देखिए 1 फरवरी 1855 को जिलेदार गोपाल राव द्वारा ब्रिटिश अधीक्षक को ब्रिटिश प्रतिनिधि को छत्तीसगढ़ का शासन सौंपा गया, अतः छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। तो 1 फरवरी 1855 को गोपाल राव के द्वारा जो है ब्रिटिशों को सौंपा जाता है। तो 1 फरवरी आप याद रखेंगे, इस दिन जो है छत्तीसगढ़ इसका अंग बना है ब्रिटिश साम्राज्य का। तो इस तारीख को याद रखेंगे 1 फरवरी 1855। अगला है चार्ल्स सी इलियट। तो देखिए छत्तीसगढ़ में नियुक्त किए जाते हैं चार्ल्स सी इलियट को डिप्टी कमिश्नर के रूप में। तो चार्ल्स नागपुर राज्य के ब्रिटिश शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर के रूप में चार्ल्स सी इलियट को नियुक्त किया जाता है। गोपाल राव को उनका सहायक कमिश्नर बनाया जाता है। तो डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट की सहायता के लिए इन्हें बिलासपुर का अतिरिक्त सहायक कमिश्नर, बिलासपुर के लिए गोपाल राव को अतिरिक्त सहायक कमिश्नर और मोबिल उल हसन को रायपुर के लिए अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बनाया जाता है। ये दोनों डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। अतिरिक्त सहायक, तो ये अतिरिक्त सहायक कमिश्नर है, यह पद भारतीयों के लिए आरक्षित था, इसीलिए गोपाल राव और मोहम्मद उल हसन दोनों भारतीय थे, इन दोनों को बनाया गया था। चलिए अब देखिए यहाँ दिया गया है ब्रिटिश कालीन कौन कौन सी नियुक्तियां हुआ था उसके संदर्भ में। तो सबसे पहले देखें हम कमिश्नर, नागपुर में कमिश्नर की नियुक्ति किया गया। तो नागपुर में यह जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ भी नागपुर के अंतर्गत ही आएगा, तो यहाँ कमिश्नर की नियुक्ति किया गया जिनके नाम थे मिस्टर मिंसल। उसके बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र में डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को नियुक्त किया गया। फिर इनके अंदर चार्ल्स सी इलियट के अंतर्गत अतिरिक्त सहायक कमिश्नर नियुक्त किए गए, जो दो थे, बिलासपुर में गोपाल राव जो अंतिम जिलेदार थे और रायपुर में मोबिल उल हसन। तो ये जो है दो अतिरिक्त सहायक कमिश्नर की नियुक्ति हुई। यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात चार्ल्स सी इलियट को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था। राज्य के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए। तो राज्य के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। अगला देखिए परगनों का पुनर्गठन। अब यहाँ परगनों का पुनर्गठन किया जाएगा। मराठा कालीन परगनों का पुनर्गठन कर कमाविसदार के स्थान पर नायब तहसीलदारों की नियुक्ति की गई। तो देखिए पहले परगना कितना था, विठल राव के द्वारा जो है परगना पद्धति प्रारंभ किया गया था और छत्तीसगढ़ को जो है 27 परगनों में विभाजित करता है। उसके बाद जो है परगना का पुनर्गठन किनके द्वारा किया जाता है, एगेन्यू के द्वारा जो 27 परगने थे उसे 9 परगनों में परिवर्तित किया गया, 9 परगने बनाए गए। ठीक, अब देखिए इस 9 परगने के बाद कितने और परगने बनते हैं। तो यहाँ नए परगने बने हैं गुल्लू, सिमगा, मारो और बीजापुर जैसे इन नए परगनों का निर्माण किया जाता है। यह देखिए यहाँ नायब तहसीलदार की नियुक्ति किया जाने लगा। नए परगनों में परगनों का कर कमाविसदार के स्थान पर नायब तहसीलदार की नियुक्ति की गई। पद भारतीय जनता के लिए आरक्षित थे, तो यह नायब तहसीलदार का पद भी भारतीय जनता के लिए आरक्षित थे और ये गुल्लू, सिमगा, मारो और बीजापुर जैसे नए परगने बनाए गए। अब आगे देखिए तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत। अब
तहसीलदारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों की देन है। तो अंग्रेजों द्वारा तहसीलदारी व्यवस्था 1854 में लाया गया था। 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था स्थापित किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के पश्चात अंग्रेजी अधिकारी चार्ल्स सी इलियट द्वारा छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य 1854 ईस्वी में तहसीलदार व्यवस्था का प्रारंभ डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कार्यों में सहायता हेतु किया गया था। तो प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए इन्हें तहसीलों में वर्गीकृत किया गया। देखिए, यहाँ का अधिकारी प्रमुख अधिकारी होता है तहसीलदार, उसकी सहायता के लिए नायब तहसीलदार होते हैं। उसके अलावा सियानवीस, कानूनगो और मुहर्रीर, ये सभी जो है तहसील के अधिकारी है। मुहर्रीर, कानूनगो, सियानवीस, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, ये 5 प्रकार के अधिकारी देखने को मिलते हैं तहसील के अंतर्गत। अब देखिए, अब तहसीलों का निर्माण कब कौन से तहसील बने हैं, तो सबसे पहले 1854 में। 1854 में 3 तहसीलें बनते हैं। कौन कौन से 3 हैं, देखिए, रायपुर, धमतरी और रतनपुर। तो सबसे पहले रायपुर, धमतरी, रतनपुर 3 तहसीलों का निर्माण किया जाता है 1854 में। उसके पश्चात 1 फरवरी 1857 को नवागढ़ और धमधा 2 और तहसील बनाए जाते हैं। तो नवागढ़ और धमधा 2 और तहसील, नवागढ़ और धमधा बना। उसके बाद तहसीलों की संख्या कितना हो गया है, 5 तहसील हो गए हैं। जुलाई 1857 में धमधा के स्थान पर दुर्ग को नया तहसील बनाया गया था। तो पहले धमधा तहसील था, फिर उसी को जो है 1857 में चेंज करके दुर्ग को तहसील बनाया जाता है। तो अब देखिए, उसके बाद फिर 1863 में सिमगा को तहसील बनाया जाता है। तो तहसीलों की संख्या टोटल 6 हो जाता है 1863 तक के। तो रायपुर, धमतरी, रतनपुर 3। उसके पश्चात 1857 में नवागढ़ और धमधा, धमधा को बाद में दुर्ग में परिवर्तित कर दिया जाता है 1863 में सिमगा। तो ये 6 तहसील जो है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ में बने होते हैं। उसके बाद देखिए, तहसीलों को दीवानी एवं फौजदारी अधिकार प्रदान थे। तो तहसीलदारों को दिया गया था दीवानी और फौजदारी अधिकार। तहसीलदार का पद भारतीयों के लिए आरक्षित था। प्रशासन को माल और दीवान 2 मुख्य भागों में बांटा जाता था। माल और दीवानी 2 मुख्य भागों में बांटा जाता था प्रशासन को। अब हम देखें मध्य प्रांत का गठन। 2 नवंबर 1861 को औपचारिक रूप से मध्य प्रांत का निर्माण किया गया, जो वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों के क्षेत्रों से मिलकर बना था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। प्रशासन के लिए चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो चीफ कमिश्नर जो है इस मध्य प्रांत के शासन करता था। प्रमुख अधिकारी होता था चीफ कमिश्नर। अब देखिए, यहाँ से फिर जिलों का निर्माण प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ में जिले का निर्माण यहाँ से प्रारंभ होता है। तो 2 नवंबर 1861 को जब मध्य प्रांत का गठन किया गया, उसी दिन से 3 छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन होता है। 3 जिले कौन कौन से हैं, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ये संबलपुर जो है उड़ीसा का क्षेत्र है वर्तमान में। तो यह भी पहले छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ही था। 2 नवंबर 1861 को बने 3 जिलों में शामिल था। मध्य प्रांत में संभागों का गठन। उसके पश्चात 1862 में संभागों का गठन हुआ। तो ये जिलों का गठन का इतिहास और संभाग के गठन का इतिहास जो है हमने सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रारंभ किया था उसी में पढ़ लिया अच्छे से डिटेल से। आप एक बार और उसे एक बार देख सकते हैं। तो अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था का ही दिन है, तो यहाँ इसलिए उसे फिर से पढ़ रहे हैं। तो 1862 में छत्तीसगढ़ में संभाग व्यवस्था प्रारंभ किया गया था 1862 में। तो प्रशासनिक कुशलता के लिए कुल 5 संभाग बनाए गए थे। जो मध्य प्रांत है वहाँ 5 संभाग बनाए जाते हैं, जिसमें से एक संभाग छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ एक संभाग था और 5 संभाग कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो अब अभी वर्तमान में 3 राज्यों में बटा क्षेत्र है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये कौन कौन से हैं, 2 संभाग आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में, नागपुर और गोदावरी तालुका। ये दोनों महाराष्ट्र में है। और सागर संभाग और जबलपुर संभाग, ये दोनों जो है महाराष्ट्र में है। ठीक, और छत्तीसगढ़ संभाग जो है हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ संभाग के अंदर बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर है। और बस्तर क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता था, संभाग के अंतर्गत गोदावरी तालुका संभाग के अंतर्गत आता था बस्तर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके संबंध में विशेष तथ्य दिए गए हैं। 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बनने के पश्चात प्रथम डिप्टी कमिश्नर कैप्टन एडमंड हुए। तो कैप्टन एडमंड जो है प्रथम डिप्टी कमिश्नर होते हैं संभाग बनने के पश्चात। 1862 के पूर्व छत्तीसगढ़ एक जिला था, जिसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे। इससे पहले ये जिला था। इस समय बस्तर जिला गोदावरी तालुका के अंतर्गत आता था। तो इधर भी याद रखेंगे, बस्तर जिला गोदावरी तालुका के अंतर्गत आता था। अब देखिए, भौगोलिक पुनर्गठन 1905। तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप भौगोलिक पुनर्गठन किया जाता है। तो उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले भाग में शामिल उड़िया भाषी एक जिला था संबलपुर को उसके अधीन रियासत थे 5 रियासत, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। इसका जो है छत्तीसगढ़ से पृथक करके बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। जबकि मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले भाग में छोटा नागपुर व झारखंड क्षेत्र की 5 रियासतें, तो कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, ये 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था 1905 के पुनर्गठन में।
अब देखिए 16 अक्टूबर 1905 को इन 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया। तिथि याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905। मध्य प्रांत एवं बरार का विलय 1903 में हुआ था। मध्य प्रांत और बरार 1903 में अस्तित्व में आते हैं। दुर्ग जिले का गठन 1906 में दुर्ग जिले का गठन होता है। तब अब जिलों की संख्या हो जाती है छत्तीसगढ़ में 3। तो रायपुर बिलासपुर 1905 में जो संबलपुर था वह उड़ीसा में विलय हो गया था, इस कारण अब 2 जिले थे 1905 तक, रायपुर और बिलासपुर। और उसके बाद 1906 में बनता है दुर्ग। तो अब जिलों की संख्या हो गए 6। अब देखिए अब जिलों की अभी वर्तमान संख्या कितना है 33। तो देखिए 1906 तक की यहाँ देख लिए 3 जिले, फिर चौथा जिला बनता है 1976 में 1947 में बनेगा पहले 3 जिले। 1947 में कौन कौन से, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ये 3 जिले बने। ठीक, उसके बाद फिर बनेगा 1976 में बनता है राजनांदगांव। राजनांदगांव एक जिला बनेगा 1976 में। 1998 में बनेगा 9 जिले, 1998 में 9 जिले बनेंगे। उसके बाद 2007 में 2 जिले बीजापुर और नारायणपुर बनते हैं। उसके पश्चात फिर 2012 में कितने जिले बनते हैं, 9 जिले बनते हैं। 9 जिले बने 2012 में। उसके पश्चात 2020 में बनता है 1 जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही 2020 में, और 2022 में बनता है सितंबर 2022 में 5 और जिले। तो कुल मिला के अब जो है टोटल कितने हो गए हैं, 33 जिले हो गए हैं। तो इन सब जिलों का इतिहास जो है हम छत्तीसगढ़ भूगोल वाले चैप्टर में पढ़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। सामान्य परिचय में ही स्टार्टिंग में होगा, तीसरा या चौथा वीडियो होगा, उसे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या शामिल था उसे यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले था राजस्व व्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा क्या क्या राजस्व व्यवस्था लाए गए थे उसे देखिए। तो सबसे पहले इनके द्वारा तीसाला व्यवस्था लाया गया था। तीसाला व्यवस्था इसे लागू करने वाला किया गया था 1854 में। 1854 में तीसाला बंदोबस्त लाया गया। इसमें यह 8 वर्षों तक के चला है। तो 1857 से 1862 तक के 1854 से लेकर के 62 तक के त्रिसाला व्यवस्था चला था। अंग्रेजों की बंदोबस्त व्यवस्था था, राजस्व व्यवस्था, उसके अंतर्गत तीसाला व्यवस्था 8 वर्षों तक चलेगा। यह चार्ल्स सी इलियर द्वारा लाया गया था। यह रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। इसकी समाप्ति 1862 में हुआ। देखिए ये 3-3 वर्षों के लिए आ जाता था, इसलिए इसे त्रिसाला कहा जाता है। तो 3 वर्षों के लिए 2 बार इस व्यवस्था को लागू किया गया था। तीसरी बार यह व्यवस्था सफल नहीं रहे, इसलिए एक समय अवधि से पहले खत्म कर दिया गया था। तो सिर्फ 8 वर्ष के लिए पहले 3 साल पूरा किया, फिर 3 साल पूरा किया, उसके बाद तीसरा वाला 3 साल को पूरा नहीं कर पाया। ठीक, तो ये 2 साल ही बच गया। तो ये 8 वर्षों तक के चला था त्रिसाला बंदोबस्त। इसके समाप्ति के पश्चात जो है नवीन बंदोबस्त व्यवस्था लाया गया। नवीन बंदोबस्त व्यवस्था यह 1862 में लाया गया। इसके अंतर्गत गौटिया के पद को मालगुजार के नाम से जाने लगा था। तो अब गौटिया का पद जो है मालगुजार का हो गया था। इनके भू राजस्व के लिए मालगुजार बंदोबस्त लागू किया गया था। मालगुजार बंदोबस्त गौटियों के लिए। इस ऐसे किसान जो अपनी भूमि पर 12 वर्षों पर से काबिज थे उन्हें स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए थे। तो कोई भी किसान जो है किसी भूमि पर 12 वर्ष के लिए जो है खेती कर रहे हैं उन्हें उस भूमि का मालिक बना दिया जाता है। देखिए अगला है दस्तूर उल अमल। राजस्व संबंधी मामलों के निदान के लिए एक नियमावली थी जिसे दस्तूर उल अमल के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ जो है ब्रिटिश काल में भूमि का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया था। ब्रिटिश काल में राजस्व की दृष्टि से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया। तो यहाँ का भूमि जो है 3 प्रकार के थे। पहला खालसा क्षेत्र, दूसरा जमींदारी क्षेत्र और तीसरा ताहूदारी क्षेत्र। तो खालसा, जमींदारी और ताहूदारी। तो खालसा क्षेत्र क्या कहलाते, कौन से होते थे, यह शासकीय भूमि था। खालसा क्षेत्र शासकीय भूमि होता था। यह किसान गौटिया के माध्यम से सीधे सरकार को भूमि कर अदा करते थे। तो किसान जो है गौटिया के माध्यम से डायरेक्ट सरकार को भूमि कर देते थे। अगला दूसरा होता था जमींदारी। जमींदारी यह जमींदारों के अधीन क्षेत्र था। जमींदार अपनी संपूर्ण जमींदारी निर्धारित भू राजस्व सरकार को अदा करती थी। तो जितना निर्धारित था उनका संपूर्ण जमींदारी का उतना राजस्व जो है सरकार को अदा करते थे। तीसरा ताहूदारी। यह इसे देखें, ताहूदारी को हम डिटेल से देखे थे। राजस्व सुधार की पद्धति थी जिसके तहत निम्नलिखित ताहूदारी यथावत रखे गए। तो जो पहले ताहूदारी थी वही सभी जो है इनके कार्यकाल में चलते रहे। तो देखिए सबसे पहले ताहूदारी व्यवस्था की शुरुआत सैंडिस द्वारा किया गया था। तो 1826 में लोरमी को, 1828 में तरंगा सबसे पहले ताहूदारी बनता है, ये दोनों। उसके बाद रघुजी तृतीय के कार्यकाल में 2 ताहूदारी सिरपुर और लवन को बनाया जाता है। 1843 में सिरपुर और 1848 में लवन। उसके बाद चार्ल्स सी इलियट द्वारा 1854 में 3 नए ताहूदारी का निर्माण किया जाता है। संजारी, खल्लारी और सिहावा, ये 3 नए ताहूदारी बनते हैं, संजारी, सिहावा और खल्लारी। ठीक, तो ये ताहूदारी व्यवस्था है। अब देखिए 1856 से नियुक्ति नए अधिकारी। अभी इस समय जो है ब्रिटिशों द्वारा नए नए अधिकारी नियुक्त किए गए। वो कौन से विभाग से संबंधित अधिकारी हैं उसे दिया गया है। तो राजस्व विभाग से संबंधित नए अधिकारी में कौन से, रिश्तेदार,
नायाब श्री, रिश्तेदार, फुहाफिज, दफ्तरी, मुहर्रिर, परगना, परगना नवीस। ठीक, तो ये सभी जो है राजस्व संबंधित थे। रिश्तेदार, नायाब श्री रिश्तेदार, फुहाफिज, दफ्तरी, मुहर्रिर, परगना नवीस, ये सभी राजस्व विभाग से संबंधित थे। उसके बाद देखिए कोषागार या खजाना विभाग से संबंधित कौन कौन है। कोषागार खजाना विभाग से संबंधित है खजांची, सियानविस और पोतदार, ये जो है कोषागार विभाग से संबंधित थे। उसके बाद देखिए यहाँ आय के मद में कौन कौन से आय के मद थे। तो यहाँ आय के लिए सबसे प्रमुख होता था भू राजस्व। तो 1854 से पूर्व अर्थात मराठा शासनकाल में आय की प्रमुख मदों में प्रमुख मदों को सीमित करते हुए 1 जून 1856 को ब्रिटिशों ने आय की केवल 4 मदें ही रखी थी। तो इनके द्वारा आय के लिए सिर्फ 4 मदें रखे गए थे। मराठा काल में बहुत सारे आय के मद थे, इनके द्वारा सिर्फ 4। तो पहला है भू राजस्व, दूसरा आबकारी, तीसरा सायर और चौथा पंडरी। ये सिर्फ 4 प्रकार के कर ही लेते थे। मराठा काल में हम इससे पहले पढ़े हैं करों की संख्या बहुत ज्यादा थी, परंतु इनके द्वारा जो है सिर्फ 4 भू राजस्व, आबकारी और सायर और पंडरी, ये 4 कर ही लिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए भू राजस्व था। तो सबसे पहले रायपुर में भू राजस्व की व्यवस्था कब से प्रारंभ हुआ था? 1862 में। 1862 में प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था लाया गया। तो 4 बंदोबस्त व्यवस्था आते हैं। 1862 में आएगा, फिर 1889 में आएगा, 1897 में आएगा और 1929 में आएगा। तो सबसे पहले 1862 में प्रथम बंदोबस्त आया था। उसके बाद 1889 में द्वितीय बंदोबस्त, यह मिस्टर फुलर द्वारा लाया गया था। 1897 में तृतीय बंदोबस्त व्यवस्था, 1829 में चौथा एवं अंतिम बंदोबस्त है। तो यह 1829 का अंतिम बंदोबस्त है, यह रायपुर के लिए था। अब देखिए बिलासपुर में भू राजस्व व्यवस्था 2 ही आते हैं। तो पहला भू राजस्व व्यवस्था प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था चिस्म द्वारा लाया जाता था, तो इसे बिलासपुर का प्रथम बंदोबस्त अधिकारी के नाम से जानते हैं चिस्म को। दूसरा 1880 में लाया गया IS बेरी द्वारा, ये जो है द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था था, IS बेरी द्वारा लाया गया था 1880 में। देखिए 1869 का बंदोबस्त व्यवस्था। तो 1869 का ब्रिटिश शासनकाल में रायपुर जिले के गौटियाओं को मालगुजार कहा जाने लगा था। मालगुजारों को मालिक मकबूजा अधिकार प्रदान थे। तो मालिक के समान अधिकार प्रदान थे मालगुजारों को। ग्राम रैयत अब मालगुजारों के काश्तकार बन गए। तो गांव के जो किसान हैं वो मालगुजारों के काश्तकार बन गए थे। मालगुजारों को भूमि स्वामित्व प्रदान किया गया था। तो मालगुजार अर्थात जो गौटिया थे उन्हें भूमि स्वामित्व प्रदान किया गया था। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्यतः काश्तकारों को इच्छाधीन काश्तकार कहा जाता था। तो इच्छा के अधीन रहने वाले काश्तकार थे 1869 के बंदोबस्त के समय। तो ये यहाँ के राजस्व व्यवस्था और हो गया। अब आगे देखेंगे हम न्याय व्यवस्था। तो अंग्रेजों द्वारा न्याय व्यवस्था क्या क्या लाए गए हैं उसे देखिए। इन्हीं के शासनकाल में मराठाकालीन दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था को समाप्त करके न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए थे। तो मराठा काल की जो न्याय व्यवस्था थी वह दोषपूर्ण था, उसे समाप्त किया गया और इनके द्वारा नया न्याय व्यवस्था प्रारंभ किया गया। न्याय व्यवस्था हेतु पंजाब में लागू सिविल कोड को आधार बनाया गया है। तो पंजाब में लागू जो सिविल कोड है वो आधार बना। रायपुर और बिलासपुर जिले में डिप्टी कमिश्नर प्रमुख न्यायिक अधिकारी होते थे। डिप्टी कमिश्नर प्रमुख न्यायिक अधिकारी। दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की व्यवस्था किया गया। निवाड़ी दियालय यह अधिकार तहसीलदारों को तथा परगने के नायब तहसीलदारों को दिया जाता था। और फौजदारी अधिकार यह अधिकार तहसीलदार एवं डिप्टी कमिश्नर को दी गई थी, जिसमें अंतिम फैसला देने का अधिकार कमिश्नर को होता था। ठीक, तो दीवान मामले के लिए तहसीलदार और परगने के नायब तहसीलदार दोनों देख सकते थे, और फौजदारी मामले को तहसीलदार, उसके पश्चात डिप्टी कमिश्नर, और डिप्टी कमिश्नर के बाद जो है अंतिम फैसला कमिश्नर के हाथों में होता था फौजदारी मामलों के लिए। ठीक, तो ये न्याय व्यवस्था यहाँ सुदृढ़ किया गया था। उसके बाद देखिए पुलिस व्यवस्था। तो पुलिस व्यवस्था, अब इसके लिए सबसे पहले सितंबर 1856 में छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभागों में विभक्त किया गया था। 1856 में 4 पुलिस विभाग। तो पहला था रायपुर सदर, दूसरा रायपुर तहसील, धमतरी तहसील और रतनपुर तहसील। उस समय 3 तहसील थे, 1854 में बने थे 3 तहसील। उसमें तीनों तहसीलों में पुलिस व्यवस्था, और साथ ही रायपुर के सदर बाजार क्षेत्र में एक अलग से पुलिस विभाग बनाया गया। तो ये 4 पुलिस विभाग 1856 में बना था। अब जनवरी 1858 में छत्तीसगढ़ में पंजाब पुलिस मैनुअल लागू कर दिया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाली पोशाक, हथियार, ड्रिल एवं उनके अनुशासन संबंधी नियम बनाए गए थे। तो ये पंजाब पुलिस मैनुअल को ही आधार लेके छत्तीसगढ़ के लिए भी पुलिस मैनुअल तैयार किया गया। 1862 में पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार किए गए। 1862 में इस सुधार के तहत छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, प्रत्येक थाने में थानेदार एवं उनके सहयोगी की नियुक्ति की गई। देखिए यहाँ से 1862 से पुलिस अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और थानेदार की नियुक्ति प्रारंभ होता है। जमींदारी क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था जमींदारों द्वारा की जाती थी। तो जमींदारी क्षेत्रों का पुलिस व्यवस्था जमींदारों द्वारा। सिपाही को बरकंदाज कहा जाता था। देखिए
ब्रिटिश काल में जो है सिपाही को बरकंदाज कहा जाता था। इसे पूछा गया है प्रश्न को, आप याद रखेंगे। बरकंदाज क्या थे? पुलिस अधिकारी होते थे ब्रिटिश कालीन। अब आगे देखेंगे जेल व्यवस्था। तो जेल व्यवस्था में रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण सबसे पहले किया गया था। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर इलियट ने जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए हैं। तो क्या क्या सुधार किए हैं उसे देखिए। अप्रैल 1858 के बाद कैदियों को राशन के स्थान पर मेस प्रदान किया गया था। पहले क्या होता था, 1858 से पहले कैदियों को राशन दिया जाता था और वे जो है अपना खाना खुद बनाते थे। उसके बाद जो है अप्रैल 1858 में उनके लिए मेस व्यवस्था प्रारंभ किया गया। अब जो है मेस बनाया में खाना खाते हैं। कैदियों की संख्या के आधार पर जेल के भवन का विस्तार किया गया। 1862 में कैदियों की देखभाल के लिए एक सिविल सर्जन की नियुक्ति की गई। तो यहाँ से उन्हें स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए सिविल सर्जन की भी नियुक्ति की जाती है 1862 में। 1 वर्ष से अधिक सजा पाने वाले कैदियों को नागपुर कारागार भेजे जाने लगा। तो 1 साल से अधिक सजा वाले को नागपुर भेजा जाता था। जिला मुख्यालयों में लॉकअप बनाने की व्यवस्था किया गया। तो जितने जिले थे उनके मुख्यालयों में लॉकअप बनाने की व्यवस्था। 1885 से 86 में बिलासपुर में जेल की स्थापना। तो बिलासपुर का जो सेंट्रल जेल है वह 1885-86 में बना हुआ है। ठीक, तो ये जेल व्यवस्था हो गया। अगला देखिए डाक व्यवस्था। तो डाक व्यवस्था भी अंग्रेजों की ही देन है। तो इसका स्थापना शासन के आरंभ होते ही छत्तीसगढ़ में नवीन डाक व्यवस्था स्थापना की गई थी। इसका कारण था, प्रमुख कारण था, इस समय 1857 की क्रांति की लहर चल रही थी, जिससे विद्रोहात्मक पत्रों की आवाजाही का नियंत्रण किया जा सके। इसके लिए डाक व्यवस्था प्रारंभ किया गया। इसके लिए देखिए रायपुर में नवीन डाकघर प्रारंभ किया गया और पोस्ट मास्टर के पद स्थापना किया गया। अगस्त 1857 में रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में लेफ्टिनेंट स्मिथ की नियुक्ति हुई। तो 1857 में रायपुर में पोस्ट मास्टर के रूप में लेफ्टिनेंट स्मिथ की नियुक्ति होता है। जिला स्तर पर डाक व्यवस्था के लिए दफेदार की नियुक्ति होता है। तो जिले स्तर पर दफेदार की नियुक्ति होता है। अब देखिए डाक परिवहन के लिए हरकारे और घोड़ों की व्यवस्था किया गया। तो हरकारे जो है पोस्टमैन को कहा जाता है, जो पत्र ले जाने का कार्य करते हैं इसे हरकारे कहा जाता है। और हरकारों के लिए घोड़ों की व्यवस्था किया गया था। तो हरकारे और घोड़े जो है के माध्यम से पत्रों का आवागमन किया जाता था। आगे देखिए डाक टिकट पर महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होता था। महारानी विक्टोरिया का चित्र और इसका मूल्य जो है 1 आना होता था। ठीक, तो ये हो गया डाक व्यवस्था। अब आगे देखिए मुद्रा व्यवस्था। तो मुद्रा यहाँ नागपुरी रुपये को समाप्त करके इनके द्वारा एक नए कंपनी का सिक्के चलाए जाते हैं। तो मुद्रा व्यवस्था में देखिए 5 जून 1855 को मराठा कालीन नागपुरी रुपया बंद कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिक्के प्रारंभ किए थे। तो इस तिथि को याद रखेंगे, 5 जून 1855। मई 1855 को कंपनी का नया सिक्का जारी किया गया। मई 1855 को नया सिक्का जारी किया गया था और उसे प्रारंभ कब से किया गया था? 5 जून 1855 से। सरकारी भुगतान कंपनी के रुपए में किया जाने लगा। तो जो भी सरकारी खर्च थे वो कंपनी के रुपए में ही किया जाता था। अब उसके बाद यातायात व्यवस्था देखिए। तो यातायात व्यवस्था को अगर ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप जो है छत्तीसगढ़ के भूगोल में परिवहन वाला चैप्टर है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, वहाँ डिटेल से इसे पढ़ाया गया है। तो देखिए यातायात व्यवस्था, सबसे पहले सड़क यातायात को देखिए। एगेन्यू के काल में रायपुर नागपुर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। एगेन्यू के कार्य में 1818 से 1830 के बीच में। ये कौन सा समय था? ब्रिटिश अधीक्षकों का काल था। ब्रिटिश नियंत्रण काल में व्यापारिक हित हेतु सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है और स्पेशली एगेन्यू के काल में होता है। ये दूसरे अधीक्षक थे एगेन्यू, उन्हीं के काल में। 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, जो पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य करते थे। तो पीडब्ल्यू विभाग बनाया गया था। 1862 में देश के महत्वपूर्ण सड़क ग्रेट ईस्टर्न मार्ग। तो ग्रेट ईस्टर्न मार्ग, इसका प्रारंभ नागपुर से संबलपुर तक की यह रास्ता था ग्रेट ईस्टर्न मार्ग का, जो पूर्ण हो चुका था। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ की सभी सड़कें इसी ग्रेट ईस्टर्न मार्ग, जी रोड बोलते हैं इसे, उसी में जोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ की सभी सड़क इसी से जुड़े हुए थे। ये हो गया सड़क यातायात व्यवस्था। देखिए रेल यातायात व्यवस्था। तो रेल यातायात की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ में 19वीं सदी में देखा जाता है। 19वीं सदी में छत्तीसगढ़ में रेल यातायात प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में रेल लाइन बिछाने का कार्य बंगाल नागपुर कंपनी द्वारा किया गया था। 1862 में राजनांदगांव से नागपुर तक के गेज रेल लाइन बिछाई गई थी। 1885 में नागपुर से रायपुर तक के ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। 1887 में छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हो गया था। 1887 का तिथि को याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ रेलवे बंगाल नागपुर रेलवे में विलय। 27 नवंबर 1888 इस दिन जो है सबसे पहली बार जो है छत्तीसगढ़ में रेल संचालन हुआ था। प्रदेश में रेल का संचालन बंगाल नागपुर के मध्य प्रारंभ हुआ।
27 नवंबर 1888 को। 1889 में क्या होता है, बंगाल नागपुर कंपनी द्वारा बिलासपुर रेलवे लाइन बनाई गई तथा बीरसिंहपुर व उमरिया के को रेल लाइन से जोड़ा गया था। बिलासपुर रेल लाइन का निर्माण 1889 में। 1890 में बिलासपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाता है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन जो बिलासपुर जंक्शन है वह 1890 का बना हुआ है। 1900 में देखिए बिलासपुर में रेल मंडल की स्थापना 1900 में किया जाता है। यह कलकत्ता रेलवे के अधीन था। तो सबसे पहले बिलासपुर रेलवे मंडल कलकत्ता रेलवे के अधीन आता था, वो जो है 2003 में। बाद में जो है वह किसके अंतर्गत आने चला जाता है, अलग से एक रेलवे मंडल बन जाता है साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत। वो खुद बिलासपुर एक रेलवे जोन हो जाता है। इंडिया मिडलैंड रेलवे का ग्रेटर इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में विलीनीकरण होता है 1900 में ही। इंडियन मिडलैंड रेलवे का ग्रेट ईस्टर्न पेनिनसुलर रेलवे में विलीनीकरण। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर मुंबई कोलकाता लाइन से जुड़ गए। इस वर्ष रेलवे सरकारी आधिपत्य में आ गया था। सरकार के आधिपत्य में 1900 में आ गया रेलवे। अब आगे देखिए शिक्षा व्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा जो है अंग्रेजों के समय विकास हुआ था शिक्षा व्यवस्था का। तो देखिए सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया गया, तो 20वीं सदी के आरंभ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विशेष बल दिया गया था। हिंदी के साथ अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। 1885 में बर्जेस स्कूल, यह प्रारंभ में चिंतन गृह के नाम से जाना जाता था, इसका प्रारंभ किया गया था बर्जेस स्कूल। यह कहाँ, बिलासपुर में स्थित है बर्जेस स्कूल। यह 1885 में बना था। पहले इसे चिंतन गृह के नाम से जानते थे। यह सबसे पहले बना है 1885 में। 1886 में बस्तर में प्रथम प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया। बस्तर में पहला प्राथमिक विद्यालय बनता है 1886 में। 1893 में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना। ये सेंट पॉल स्कूल कहाँ बनाया गया, रायपुर में। 1894 में राजकुमार कॉलेज की स्थापना। 1907 में सालेम कन्याशाला अंग्रेजी माध्यम स्कूल, यह भी रायपुर में बनता है। 1910 में छत्तीसगढ़ संभाग में शिक्षा विभाग की स्थापना। तो ये तिथि याद रखना है, 1910 को शिक्षा विभाग बनाया जाता है छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत। 1911 में माधवराव सप्रे द्वारा जानकी देवी कन्या पाठशाला स्थापना किया जाता है। तो माधवराव सप्रे 1911 में जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना। 1913 में लॉरी स्कूल की स्थापना किया जाता है। बाद में इसी लॉरी स्कूल का नाम जो है माधवराव सप्रे स्कूल कर दिया जाता है। तो 1913 में बना था लॉरी स्कूल, यह रायपुर में स्थित है। 1910 में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना होता है। तो इसे आगे पढ़ेंगे हम। 1920 के असहयोग आंदोलन में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना होगा, जिसमें रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और राजनांदगांव ये चारों जगहों में राष्ट्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे। 1925 में कालीबाड़ी संस्था की नींव रखी गई। कालीबाड़ी संस्था भी एक शिक्षा से संबंधित संस्था थी। 1925 में इसकी नींव रखी गया था। उसके बाद 1937 में देखिए शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा शिक्षा मंदिर योजना लाया गया था। अपने शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए 1937 में शिक्षा मंदिर योजना। 1937 में ठाकुर प्यारेलाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति की स्थापना की गई। तो देखिए प्यारेलाल अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति के। यह रायपुर में स्थापित किया गया इस शिक्षण समिति का, और इसी के द्वारा 1938 में रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना जय योगानंदानंद के द्वारा किया जाता है। ये जय योगानंदन जो है यहाँ के प्रथम प्राचार्य होते हैं छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। इसके निर्माण में छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। फिर 1944 में देखिए SBR कॉलेज, श्री भगवान रामेश्वर दयाल महाविद्यालय, जो भी वर्तमान में जमुना प्रसाद महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किया गया था। यह निर्माण किया गया कौशल शिक्षण समिति द्वारा, महाकौशल शिक्षण समिति द्वारा SBR का निर्माण किया गया था। तो ये होगा शिक्षा संस्थाएं। अब स्थानीय संस्थाएं में देखिए सन 1885 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया गया। आबादी के अनुसार बड़े शहरों में म्यूनिसिपल काउंसिल का भी गठन किया गया था। तो रायपुर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 1885 में, और जब बड़े शहर थे वहां म्यूनिसिपल काउंसिल भी बनाए गए थे। ये दोनों स्थानीय संस्थाएं क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकाश सड़क आदि कार्यों की देखभाल करते थे। तो ये स्थानीय संस्था के रूप में रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्यूनिसिपल काउंसिल का गठन किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करते थे, और म्यूनिसिपल काउंसिल शहरी क्षेत्रों के लिए काम करते थे। छोटे स्थानों में नोटिफाइड एरिया का गठन किया गया था। नोटिफाइड एरिया, इसी तरह सरकारी बैंकों का भी गठन किया गया, जिसका कार्य कम ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराना था। अब कंपनी सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह। अब कंपनी की सरकार के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, इससे पहले हमने जनजाति विद्रोह वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। उन सभी विद्रोह का नाम यहाँ दिया गया है। उसके अलावा और कौन कौन से विद्रोह हुए हैं आगे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हलबा विद्रोह हुआ था 1774। यह कंपनी सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहलाता है। सरगुजा में पलामू विद्रोह के नाम से जानते हैं, सरगुजा विद्रोह या पलामू विद्रोह 1792 में, यह दूसरा विद्रोह है। भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 में, छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध यह तीसरा विद्रोह कहलाता है।
उसके पश्चात देखिए परलकोट विद्रोह, कोल विद्रोह, बरगढ़ विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, पहाड़ी कोरवा विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। तो बाकी इन सभी विद्रोह को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये सभी विद्रोह जो है कंपनी सरकार के विरुद्ध प्रारंभिक तौर पे हुए थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद भी जो है हमें बहुत सारे विद्रोह देखने को मिलेंगे। उससे पहले देखिए, या फिर हम जितने भी ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण घटनाएं देखे हैं उन सब घटनाओं का यहाँ लिस्ट दिया गया है, कब क्या हुआ है। यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्रम से जमाने के लिए दिए गए घटनाओं को जो है क्रम से जमाने के लिए। देखिए, सबसे पहले 1854 में छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1855 में नागपुर रुपया प्रचलन में बंद करके इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिक्के प्रारंभ किए थे। 1857 में रायपुर में डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में स्मिथ की नियुक्ति होती है। 1858 में प्रदेश में पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया जाता है। 1861 में छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। प्रदेश में भू राजस्व हेतु मालगुजार बंदोबस्त लागू किया गया था। गौटियों को मालगुजार कहा जाने लगा था। 1862 पे छत्तीसगढ़ संभागीय कमिश्नरी व्यवस्था प्रारंभ किया गया। 1862 में छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था की नवीन सुधार किए गए। 1871 में प्रदेश में आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया गया। 1871 में लागू किया गया है आपराधिक जनजाति अधिनियम। 1882 में रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना होता है। रायपुर बार एसोसिएशन। 1885 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं और उनकी तिथि आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश कालीन प्रशासन व्यवस्था यहाँ समाप्त होता है। आगे अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख विद्रोह एवं क्रांतिकारियों के संबंध में पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, मुख्य रूप से सोनाखान विद्रोह, रामसाय का विद्रोह, ये सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे देखेंगे। और रायपुर का सैन्य विद्रोह जो होता है वो, तो ये तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सभी विद्रोह को पढ़ेंगे। उसके अलावा और जितने भी विद्रोह दिए हैं उसका यहाँ सूची दिया गया है, इस सूची को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए अब अगली वीडियो में हम बाकी टॉपिक को देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।